Let's wait for others. Okay.
Okay, hello, good evening all. Am I audible and visible? Respond. Give response. Fast. Okay. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, okay, okay. ओके तो देखिए जो हमारा कोर्स है, ठीक है, पहले ये बताइए किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ? नेटवर्क शायद वीक होगा तो ये अटकेगी, ठीक है वीडियो। कैलकुलस एक्सपर्ट में हमारे पास जो टॉपिक का मैंने ओवरव्यू दिया था, ओके, एडवर्टाइजमेंट में, उसमें हमारे पास ये 4 टॉपिक थे, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक है, जैसे कर्व ट्रेसिंग हो गई, लिमिट्स हो गई, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन का पूरा सारा पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, देन फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, ये भी डिफरेंशियल का एप्लीकेशन है, फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इनका जो मैंने डिटेल्ड आपके लिए ओवरव्यू बनाया है वो कुछ ऐसा है, देखिए। पहले हमारे पास कर्व ट्रेसिंग आती है, ठीक है, उसमें मैं पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, ओके, जो मतलब बिल्कुल बेसिक मैथ होते हैं, बिल्कुल बेसिक, जैसे पावर नॉलेज हो गई, ठीक है, फॉर्मूलाज हो गए, थोड़े से लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, कैसे यूज होता है, उसका क्या मतलब होता है, ऐसा। एंड देन फिर हम टाइप्स ऑफ कर्व पे आ जाएंगे, उनके पास हम एनालिटिकल ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे हम फंक्शन पढ़ने वाले, जैसे लाइन हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन होते हैं दो स्पेशल टाइप के, ठीक है। फिर आ जाता है लिमिट्स। लिमिट्स में हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जैसे कि हम बात करें अगर 0/0, ठीक है, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ओके। और ऐसे जब सॉल्यूशंस होते हैं तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम स्टैंडर्ड लिमिट्स और एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल नहीं है ये ना, इसमें कोई पेशेंट है, ये है एल हॉपिटल, ठीक है। ये जो हमारे पास लगा रहता है ना, ये साइन, ये एस को छुपाने के लिए होता है, ओके। तो ये मैथमेटिक्स में यूज होता है, फुल्ली बेस्ड डिफरेंशिएशन होता है इसमें, ओके। तो इसको हम बता देंगे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे उसके बाद। फिर लिमिट एज सम फॉर्म आ जाता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो इसमें क्या आता है, इसमें जैसे कि हमारे पास कोई भी कर्व है, ओके, इज देयर एनी कर्व लाइक दिस, सो दिस इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, मतलब ये हमारे पास जुड़ा हुआ है, हर एक पॉइंट इसका जुड़ा हुआ है, ठीक है। बट अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कर्व, देन दिस इज अ ब्रेक, है ना, इसमें 2 पॉइंट पर ब्रेक हो गया है, मतलब यहाँ पर इस एरिया में ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी पे का मतलब आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी पढ़नी है, उसके स्टैंडर्ड पॉइंट होंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे होती है फंक्शन की, स्टैंडर्ड पॉइंट होंगे इसमें भी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो कि हमारे एग्जाम्स में काम आता है, एनडीए, जेई, नीट, ठीक है, इनमें आ जाती है मीन वैल्यू थ्योरम। ये 4 टाइप की मीन वैल्यू थ्योरम्स होती है हमारे पास, एक तो मीन वैल्यू खुद, उसके बाद रॉली थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू और कॉची मीन वैल्यू। ये 4 थ्योरम होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशंस के लिए, आईएएस यूपीएससी में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है किसी भी चीज का, ठीक है, कैलकुलस में। उसके बाद डिफरेंशिएशन हम बताएंगे। डिफरेंशिएशन में हमारे पास देखो फंक्शन कौन कौन से हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, कंपोजिट, तीनों टाइप के फंक्शन आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे यूज होते हैं, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, ओके। देन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में क्या, और ये पार्शियल डिफरेंशियल, 2 टाइप के हमारे पास डिफरेंशिएशन होते हैं। इनमें क्या फर्क होता है, देखो, जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ मान लो 2x, ठीक है ना, और इसका हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि 2x का हम कर लेते हैं dy/dx, ओके। तो कुछ नहीं होता, इसका कांस्टेंट बाहर आ जाता है और x का डिफरेंशिएशन होता है जो कि 1 आ जाता है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब सपोज करो मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें y भी इंक्लूडेड है ना भाई, तो जब हम उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy/dx। बट पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हमारे पास जो भी y का पोर्शन होता है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और उसे 0 के बराबर दे देते हैं, ठीक है, जब भी ऐसे प्लस माइनस करके आते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा पार्शियल डिफरेंशियल, जिसमें हम दूसरे वेरिएबल्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में दूसरे वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन करा जाता है, ओके, और इसमें हम दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लेबनिट्ज रूल आता है, होमोजेनियस फंक्शन आते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल, डिविडेंड रूल, चेन रूल। चेन रूल इसमें भी है, मैं आगे लिखा है मैंने, ठीक है, इसमें भी चेन रूल आ जाएगा, और उसके बाद ये सारा खत्म होगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाता है, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम्स मैंने बता दिया। फिर मैक्सिमम मिनिमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन देनी है उसमें यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेशन, ये सब इतना नहीं पूछा जाता, बट मैक्सिमम मिनिमा बहुत पूछा जाता है,
कोई भी फंक्शन दे देंगे, उसमें आपको बोलेंगे कि मैक्सिमा वैल्यू बताओ, लोकल मैक्सिमा, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा, ऐसे करके। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, नई चीज है, ठीक है, ये अभी हाल ही में डाली गई है एग्जाम्स में, तो इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया है। देन फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास देखो कैसा होता है, जैसे एक नॉर्मल एक हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज अ नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 2 यहाँ पर। अगर इसी इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख दूं, dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस a dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो वेरिएबल है वो डिफरेंशियल फॉर्म में, dy ओवर dx की फॉर्म में या dx ओवर dy की फॉर्म में, इस वजह से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ये वाला मेथड आपने सुना होगा सबसे ज्यादा फेमस, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि हम ऐसे क्वाड्रेटिक्स में सॉल्व करते हैं ये वाली इक्वेशन को, और हमें x की दो वैल्यूज मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास 5-6 मेथड है, ये तो नहीं है, बट हाँ इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले तो हम डिग्री ऑर्डर समझेंगे इसके, उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल लगती है, लीनियर फॉर्म लगती है, इसके भी 2 टाइप्स हैं 1 और 2, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल लगती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी सारे हैं, होमोजीनियस है, वो मैं इंक्लूड करना भूल गया इसमें, ठीक है ना, होमोजीनियस फॉर्म। ओके, इसमें भी 1 और 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ये, तो बहुत धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। कंप्लीट इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है, इंडेफिनेट और डेफिनेट 2 पोर्शन आते हैं इसके। इंडेफिनेट में आपको सब्स्टिट्यूशन सीखने को मिलेगा, स्पेशल आइडेंटिटीज होंगी जो आपने 12th में सीखी होंगी। देन आइलेट फंक्शन से हम बाय पार्ट सीखेंगे कैसे करते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन आ गया मान लो e की पावर x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमको मानना पड़ता है, वो हमारा पूरा आइलेट रूल के हिसाब से होता है, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी तक सबको? रेस्पॉन्स कीजिए, कम ऑन Yes, जो sir. अपनी आवाज, ओके गुड़िया, और बाकी जो आवाज खोल नहीं सकते वो लिख सकते हैं, ओके गुड। स्वाति, आर यू देयर, आर यू गेटिंग इट? ओके, यू मे राइट लेटर, ठीक है। तो एप्लीकेशन आ जाता है इसका, हाँ टेक्स्ट आया इनका, यस ओके, थैंक यू। फिर हमारे पास डेफिनेट में क्या जाता है, डेफिनेट में प्रॉपर्टीज बताते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन डी की, ओके। फिर टिपिकल एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हम यूज करेंगे जो मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं, उनमें 5-6 प्रॉपर्टीज इनकी एक साथ लग जाती हैं, ठीक है, डेफिनेट की वो चीज हो गई। बाकी मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ओके। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में बताया जाएगा, ऐसे ही इंटीग्रेशन में बताया जाएगा कैसे होता है, ठीक है। देन हमारे पास जाता है एओडी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ओके। इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, ये एक इरेगुलर कर्व है और अनसिमेट्रिक भी है, तो इसका कितना एरिया हमारा एक्सिस पर, इस एक्सिस पर बाउंड हो रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये कितना एरिया बना पाती है, तो ये एरिया हम इरेगुलर एरिया भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर करते हैं। जब आप इंजीनियरिंग लेवल पे इंटीग्रेशन पढ़ते हो, ठीक है, और डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर हमारा जो एरिया है, ओके, हेलो मानसी, ओके, देन तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कितना मतलब एरिया है जो हम कवर कर सकते हैं 3D पोर्शन में, ऐसे, ये हमारा एक 3D पोर्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं हाथ में एक अपने बॉल ले लेता हूँ, ओके, यानी कि जो कि एक स्फेरिकल शेप की होती है, उस स्फेरिकल बॉल की, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है जो कि यहाँ पर है, तो उस स्फेरिकल शेप बॉल की जो शेडो है वो नीचे बन रही है, ओके। ऐसे ही हमारी एक एक्सेस होती है, ये पूरा पेपर हमारी एक्सेस हो गई, और मान लेते हैं कि मेरा जो हाथ है वो एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी शेडो आपको नीचे दिख रही है, तो ये हमारा एरिया होता है, जो भी शेडो है हमारा वो हम एरिया देख लेते हैं, वो 2D एरिया होता है, और हमको पता चलता है कि उसकी शेडो या फिर उसका एरिया कितना है, वो सब हम इंजीनियर एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। और देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बेसिकली पहले ये कोर्स मैंने 500 पर पर्सन रखा था, बट अभी 100 पर पर्सन है, बट मैं सही बताऊं तो एक्चुअली मेरे को ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप जिसको देना है आप कर सकते हो सेंड, मेरा मेरा जो पोस्टर था उस पर मेरा नंबर है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ो, ओके। जितने भी सेशन होंगे सब कुछ आपको लेने हैं, अच्छे से नॉलेज गेन करो बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है।
तो अच्छा हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में मैंने और भी पार्ट लिखे थे, जैसे प्रोडक्ट रूल है इसमें, डिविडेंड रूल, चेन रूल, ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस जो हम बेसिक मिस्टेक कर देते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है, वो सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ी सी, बाकी हम डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे कि कैसे इनका डिफरेंशिएशन होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं, इंपॉर्टेंट टेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन। देखो ये क्यों यूज है, इसका यूज कहाँ पर है, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि tan लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, tan 3x माइनस 3x² लिखा हुआ है ऐसा, ये इसको कर देते हैं 9x² हो गया। ओके, तो हम जब इन चीजों का हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है। ओके, जैसे कि मान लो अगर ये tan इनवर्स फंक्शन था और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसको हम करूंगा 1/1 प्लस x² के हिसाब से ये पूरा, ओके, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा। चेन रूल के हिसाब से फिर मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d/dx ऑफ 3x माइनस 9x², सब बताऊंगा आगे कैसे होगा। तो इसके लिए, जिससे कि ये चीज सिंप्लीफाई हो जाए, ये चीज हमको ना करनी पड़े, इसलिए हम टेबल का यूज करते हैं और हम इस x की जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस ए बी सी डी, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के होते हैं। फिर मॉडुलस फंक्शन, देन फिर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का हम कैसे डिफरेंशियल करते हैं वो। कंटीन्यूअस फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म देखो कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं इसको लिख के समझाता हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x एंड दिस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत टिपिकल लग रहा होगा, मे बी जिनको मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक उनको, है ना। तो इस टिपिकल फंक्शन को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। उसके लिए बस एक ही छोटा सा फंडा लगता है, वो हम बताएंगे इस फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है वो आगे पता चल जाएगी कैसे होता है, ठीक है। तो अभी तक का आपका ये सारा रूल था, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले मैंने जो स्टार्ट करने के लिए बोला था, मानसी यू वाज नॉट देयर, सो आप बस एक बार ऐसे ही देख लीजिए ऊपर से, है ना, कि क्या क्या मैंने बता दिया। इसमें मैंने बस ये बता दिया कि कर्व ट्रेसिंग है, उसके कुछ ऐसे पार्ट है। इस पूरी चीज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर के बाद। लिमिट्स है, इसमें इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, स्टैंडर्ड, एल हॉपिटल, लिमिट एज सम फॉर्म, ये सब पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में सब कुछ है। मीन वैल्यू थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों मीन वैल्यू थ्योरम्स होंगी इसमें, रॉलेज, लैग्रांज, कॉची, ठीक है, कॉची इंक्लूडेड जस्ट नाउ। ओके, पहले सिर्फ यही तीन थी। देन डिफरेंशिएशन हो गया, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, कंपोजिट फंक्शंस हो गए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल हो गए, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारे पास इंटीग्रेशन है, उनके एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल, लीनियर फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल, डिग्री ऑर्डर समझाई जाएगी। और फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन जो कि इंडेफिनिट और डेफिनेट दोनों टाइप का है। ओके, तो ये सब चीजें थी। अच्छा, अब देखो, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज्यादा बेसिक कवर करवा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक, जो मतलब लेवल 1 के होते हैं, जो 5वीं क्लास में सिखाए जाते हैं, बट फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे चीजें यूज होती हैं। दो चीजें बहुत सिंपल बताऊंगा लेक्चर मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे पावर नॉलेज होनी चाहिए आपको पहले, है ना, जिनके भी बेसिक क्लियर नहीं हो प्लीज देख लें। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एंड देन एडवांस तक पहुंचेंगे, ठीक है। आई होप स्क्रीन क्लियरली दिख रही होगी। तो देखो पहला रूल इसका ये होता है कि पावर्स operates only when, okay, the base is same, the base is same। इसका क्या मतलब है, इसका, इस लाइन का मतलब देखो ये हो गया कि मान लो अगर a की पावर b है, ओके ना, एंड ऐसे ही कुछ है जो कि x की पावर c है, तो हम इन दोनों की पावर्स को, ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेस, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है, ये होते हैं बेस, और ये दोनों हमारे पास है पावर्स। कैन यू प्लीज पुट योर नोटबुक एट द राइट एंगल? ओके, एक्चुअली आई कांट, यू हैव टू रोटेट योर मोबाइल राइट नाउ, बिकॉज मैंने उस एंगल में रख रखा है। Actually I am using a flashlight, okay, so that your vision will be clear, so please try to rotate your mobile, I'm sorry। Okay, so these are the base and these are the powers, b and c are the powers। okay, so देखो ये तो बहुत सिंपल चीज है, जब आपका कोई भी बेस सेम होगा आप तभी इनको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट यानी मतलब ऑपरेट का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑपरेट का मतलब है पावर्स के साथ प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन होना। ओके, बेस सेम करके देखते हैं, यानी कि अगर a इंटू ए है, ओके, और a की पावर है b और a की पावर है c, इन दोनों पावर्स के पास सेम बेस है, दोनों के पास a बेस है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर b प्लस c, ठीक है। ओके, सेकंड रूल इसका क्या था, साइन चेंज अकर्स व्हेन डोमिनेटर गोस अप। देखो जरा सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाले में क्या होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a की पावर b अपॉन a की पावर c, ओके,
तो जब हमारा ये पूरा पोर्शन ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -c। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैंने अभी बताया था यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है ये ऑपरेट हो जाएंगे। ऑपरेट यानी कि देखो यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ प्लस था तो प्लस हो गए, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएंगे, b - c। देखो ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, बताना पड़ रहा है फिर भी। ओके, अब जरा एक चीज बताओ मेरे को, एक एग्जांपल से देखते हैं उसको। एक फिजिक्स का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है f² a³ + st = ½ इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और मुझको बताओ कि क्या आप इन दोनों की पावर ऑपरेट कर सकते हो। कम ऑन, फटाफट बताना यार, ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें टाइम नहीं चलाना ज्यादा। ओके, नो, ओके मानसी, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। नो, जस्ट बिकॉज हमारे इसके बेस सेम नहीं है, ठीक है, तो इसका बेस सेम करने के लिए क्या करना होगा। देखो हमको पता है कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। अब ये मत बोलना कि यार आप फिजिक्स में क्यों आ गए, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं मास को यूनिटी मान लूं, यानी कि अगर किसी भी चीज का जो मास है वो 1 kg है, ओके, तो उसकी फोर्स क्या हो जाएगी, उसके एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी, F = a हो जाएगा। ऐसे केस में मैं इसको F की जगह a यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ओके, तो मुझको क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन से, a² × a³ + st = ½ अब मैं इन दोनों चीजों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है, और इनकी पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है, इनकी पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस है, ओके, तो ये पावर हो जाएगी 5। तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था समझाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, फटाफट बोलो, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगाना यार। ओके, यस, थैंक यू। ओके भाई, और भी रेस्पॉन्स करो यार। ओके सोनम, थैंक यू। गुड़िया, इफ यू आर देयर यू कैन राइट एवरीथिंग। स्वाति, यू कैन राइट। यस सर। ओके, ठीक है। देन देखो हमारे पास तीसरी चीज आती है, ये सबसे मतलब थोड़ी स्पेशल चीज है। यहाँ पर होता है पावर जब हमारी 1/n होती है, ठीक है। इस चीज को पहले ऐसे समझते हैं एग्जांपल से कि जब पावर किसी भी चीज की हाफ होती है ना, तो उसको हम लिखते हैं √। ओके, √का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पावर हाफ होना। अगर उसी चीज की पावर 1/3 होती तो क्या लिखते हैं हम, √, ऐसा, ठीक है। अगर उसी चीज की पावर 1/4 होती तो हम क्या लिखते, 4 क्वाड रूट जिसे बोलते हैं, ऐसे करके, और ये आ जाता है हमारे पास a। तो यहाँ पर जो 1/n है उसका मतलब क्या होगा, n टाइम्स स्क्वायर रूट, ऐसा समझो, ठीक है। तो मतलब क्योंकि यार देखो यहाँ पर ना 1/4 1/3 ये चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, ये चीजें नहीं दिखाते वो लोग, ओके, इसको इग्नोर कर देते हैं, बल्कि ये चीजें दिखाते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, 4th पॉइंट होती है पावर टू द पावर, जैसे कि हमारे पास a की पावर मान लो m है, जिसकी पावर हमारे पास n है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ये ना तो देखो क्या कहते हैं, मतलब इसको आप ऐसे ट्रीट मत करना, एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी। इसका मतलब क्या होता है, पावर m × n हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो 2 की पावर 3 ये लिखी है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये कर लेते हैं 2 की पावर 3 लिखी है, अच्छा मतलब ये क्या हुआ, 2 की पावर 2³ यानी कि 2 × 2 × 2, है ना, 2 to the 4 4 to the 8, ये चीज गलत है। ओके, आपको क्या करना है, आपको रूल के हिसाब से फॉलो करना है इस चीज को। जैसे कि 2 की पावर 3 लिखा है तो आप इसको लिखोगे, ये तो गलत हो गया ना, इसको क्रॉस लगा देते हैं, 2 की पावर 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 6, ठीक है ना। तो इसमें प्लीज डिफरेंस समझिए। ओके, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आपको ये चीज मिलेगी देखने को, है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि यार हाँ ये क्या किया है मैंने। यहाँ पर हमको इसको नहीं देखना होता, क्योंकि आप बेसिकली जब आप 2 की पावर 3 लिखते हो तो आप हाँ इसको 8 लिखते हो, ये परफेक्ट है। बट यहाँ पर आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पावर के ऊपर है, तो आप हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, अगला देखो क्या होता है, अगर किसी भी चीज की पावर 0 है तो उसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, जैसे मान लो 2 की पावर 0 तो 1 हो गया भाई, ओके। एंड या फिर हमारा n की पावर 0 है तो भी 1 आ जाएगा, e की पावर 0 है 1, पाई की पावर 0 है 1, हमेशा 1 आएगा। ओके, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है a की पावर ∞ पे, ये क्या होता है, इन्फिनिटी। अब आपने देखा कि इसकी पावर 0 थी तो ये 1 मिला, 1 हमको मिला, इसकी पावर इन्फिनिटी थी तो हमको इन्फिनिटी मिला। अब मुझे ये बताओ मैं ऐसी क्या चीज लूं जिसकी पावर करने पर मुझे 0 मिल जाए। सोनम नहीं बताएंगी, बाकी सब प्लीज ट्राई कीजिए इस चीज को सॉल्व करने का, मुझे बताइए। किसी भी नंबर की, ये एक नंबर है, a इज अ नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप बताइए कि मैं ऐसा किसी भी
मतलब किसी भी नंबर की बात कर रहा हूँ, 2 की, 3 की, मैं ऐसी क्या पावर रखूं जो मुझे 0 मिल जाए? कम ऑन, half of you are doing graduation right now, so you have to answer this. कम ऑन, एक नंबर की मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि मुझे 0 मिल जाए? ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, बताइए मुझे। मानसी कम ऑन, अच्छा कुछ तो बताओ। ओके सोनम, इफ you know the answer then you can answer it if you know. Swati, Mansi, are you getting the question? First of all tell me, are you getting the question or not? Come on, write something. Just tell me what will be the power of a number to get me 0. सर उसका पावर 0 रखने पर तो 1 आ जा रहा है, तो फिर उसके बिल्कुल नीचे क्या सही। रखेंगे? हाँ वही तो चीज है ना, वही चीज हमको समझनी है अभी, इसलिए ये चीज मैंने रखी है कि हम ऐसे किसी भी नंबर का ऐसा क्या पावर रखें कि हमको वो 0 मिल जाए। कम ऑन, कैन यू प्लीज सेंड मी द लिंक? ओके लेट मी ट्राई। यार लिंक तो शेयर नहीं हो पाएगी। मानसी आर यू देयर? यस, नो आई गॉट इट। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके कम ऑन, बताओ यार, कुछ तो ट्राई करो। यू आर ग्रेजुएटेड पर्सन। ये बात, हाँ मानसी, ओके करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी। देखो इसको समझाता हूं कैसे। देखो, जब हमने किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी रखी थी, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब है कि यार ये इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐसे, है ना। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, मतलब जैसे हमने ए की पावर 2 रखते तो मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए की पावर 3 रखते मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे जब ये इनफाइनाइट बार रखा हमने, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो इसको जब मैं इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो नो डाउट है इन्फिनिटी ही मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी की। मैंने बताया था अभी पावर रूल जब पढ़ाया तो मैंने बताया था कि जब किसी भी चीज को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं नेगेटिव वाली चीज को नीचे ले जाऊं तो उसके पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही सेम चीज हम इन्फिनिटी के साथ करते हैं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/a की पावर इन्फिनिटी, है ना भाई। 1/a की पावर इन्फिनिटी, मैंने क्या किया, मैंने बस इस चीज को नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो 1 के नीचे लिख दिया। ओके, तो ये हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी। अब आपको पता ही है कि मैंने क्या बताया अभी आपको, कि जब हमारे पास ए की पावर इन्फिनिटी है इट मींस ए इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका आंसर हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। ओके, तो ये आ गया 1/इन्फिनिटी। करेक्ट, किसी को डाउट तो नहीं अभी तक, है ना। और ये आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए कि 1/इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा 0 होता है, या फिर 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है। ओके, और हम मैथमेटिक्स में हमेशा चाहते हैं कि ये दोनों चीजों के सामने हम कभी ना आए। ठीक है, ये चीज कभी नहीं बननी चाहिए, 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, सो क्लियर हुआ कैसे इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आया। तो अब याद रखना, किसी भी नंबर को जब हम माइनस इन्फिनिटी पावर करते हैं तो हमको हमेशा 0 मिलता है। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक होती हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। बट आपको जो याद करने हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे कोर्स के लिए और आई थिंक लाइफ के लिए, बस यही 2 फॉर्मूले जरूरी हैं। बाकी सब आप इन्हीं से बना सकते हो। कैसे? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि पता है सबको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a भी होता है। और एक फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा अगर मैं बोलूं कि भाई सारे फॉर्मूले इनसे बन सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए माइनस बी भी इन्हीं से बनता है। कैसे? कुछ नहीं हो रहा है, बस देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पूरे फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, प्लस बी माइनस बी का। तो इसके सॉल्यूशन में जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab है, इस सॉल्यूशन में प्लस बी रखा हुआ था, यहाँ पर आप माइनस बी रख दो। ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a
माइनस बी। ओके, जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा ए स्क्वायर, और देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, -1 का स्क्वायर या -b का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। तो ये भी आपका क्रिएट हो गया इसी से ही, है ना। और आप ऐसे सारे फॉर्मूले इसी से क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाओ, ठीक है ना, तो वो भी आप इसी से कर सकते हो। कैसे? पहले आप इसको एक टर्म सेलेक्ट कर लो और इसको सेकंड टर्म सेलेक्ट कर लो, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, है ना। जैसे इसमें हमने किया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ऐसे ही इस पूरे होल स्क्वायर को खोल दो, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जैसे कि a स्क्वायर था, देन c स्क्वायर, देन 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, है ना। देन फिर आप इसको और खोल सकते हो, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन फिर यहाँ पे c स्क्वायर है ही, और यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, ac प्लस bc। ओके, तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc। ठीक है, और आप इसको और इक्वेट कर सकते हो, तो आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac प्लस bc। ठीक है, तो आप ऐसे 3 वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर माइनस होता तब भी आप कर सकते थे, सी की जगह आप -c डाल देते। तो ये सारे फॉर्मूले आपके सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले से बन जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसमें तो कोई ऐसा खास है नहीं, है ना। आगे बढ़ जाऊं? ओके, यस, या ओके, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक्स की। क्वाड्रेटिक में देखो हमारे पास जो देखने वाली चीज आने वाली है, जनरली हमारे पास जो लाइन की फॉर्म होती है, देखो जरा लाइन की फॉर्म देखो पहले, ठीक है। वन वेरिएबल में जो लाइन की फॉर्म होती है उसे हम ए एक्स प्लस बी की तरह लिख देते हैं, ठीक है। और इसी लाइन को अगर हमारे पास मान लो 2 वेरिएबल फॉर्म होती, 2 वेरिएबल्स, तो हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके, ओके ना। तो ये चीज हो गई। अब क्या होता है, ये हमारे पास है 1 वेरिएबल फॉर्म, ये हमारे पास 2 वेरिएबल फॉर्म। यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल है x और y, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, ये हो गई लाइन की बात। अब होगी हमारे पास पैराबोला या क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, जो कि मतलब यूज आने वाला है। आगे मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसका पूरा ग्राफ हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कि कैसे हमारे बनते हैं ये m और c क्या है, आगे पता चल जाएगा। इसको हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, कैसे इनका यूज आएगा सब पता चलेगा। ओके ना। क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्या है, बस ये चीज समझ लेना बहुत ध्यान से। क्वाड्रेटिक को हम 1 वेरिएबल में जब बात करते हैं, 1 वेरिएबल, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ यही है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड का। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और वैसे इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य, ये आधे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बताते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है कि ए, बी और सी तीनों कांस्टेंट है, ठीक है, तो उनसे हम जब x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं तो हमको पता चलता है ये फॉर्मूला हमारे पास है 2ac, ठीक है, 2a। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो ये है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ना मैं एक ऐसे कैपिटल मान लेता हूँ, कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए मान लिया, तो पूरे फॉर्मूले में ये कैपिटल अंडर रूट में कैपिटल ए आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल ए। बात ये है समझने वाली कि बस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो अभी बताने वाले हैं, कि वो ये है कि जब भी हमारे इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, यानी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, है ना, और या फिर स्मॉलर देन 0 हुई, दो ही तो केस हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो जब पॉजिटिव होती है इसकी वैल्यू तो हमको एक रियल नंबर मिलता है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, रियल होगी, यानी कि 2 होगी, 3 होगी, ऐसा होगी। ओके, और जब हमारे पास इसमें नेगेटिव मिलता है तो ओके, जब हमारे पास में नेगेटिव मिलता है तो हमको क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी फिलहाल इसको इतना ही छोड़ते हैं। ओके, और आगे देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत जगह लग जाती है। मैंने अभी बताया आपको कि हम इन फॉर्मूले का यूज करके किसी भी फॉर्मूले को फाइंड कर सकते हैं, बट एक चीज बताओ, क्या आप इसको फॉर्मूले को फाइंड कर सकते हो, जैसे कि 100 प्लस 23 ऐसे मैं लिख देता हूँ और इसकी पावर मैंने 100 कर दी। अब इसको
भाई साहब फाइंड करने में तो जन्मों लग जाएंगे, है ना। तो इस चीज के लिए हमने एक बहुत अच्छी चीज बनाई है सॉल्व करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम इन चीजों का यूज करके इतने बड़े फॉर्मूले को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखो अभी तो दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल भी आ सकता है, 1 + x की पावर n भी हो सकता है ना। अब थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है ना कि n की वैल्यू 100 हो गई, x का वैल्यू हो सकता है कुछ भी, हमें नहीं पता, और 1 ये हो गया कांस्टेंट, इसकी जगह 123 कुछ भी आ सकता है। ओके, तो अब ये देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि भाई सिंपल सिंपल पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हायर पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से। तो बायनोमियल थ्योरम के लिए पहले आपको एक चीज की समझने की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास? फैक्टोरियल हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही चीजें फैक्टोरियल को डिनोट करती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन दोनों चीजों को? फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कोई भी फैक्टोरियल, जैसे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, बहुत स्लो चल रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? आप इस नंबर को ना, 4 को इसके पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसको उससे पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसको उससे पीछे वाले नंबर तक मल्टीप्लाई करो। ये कब तक चलेगा? जब तक मुझे 1 ना मिल जाए। हर एक नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक उसको आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल का मतलब। अच्छा, अगर मैं इसको n की फॉर्म में लिखूं तो कैसे पता चलेगा? जैसे 9 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता, मान लो ये होता 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, जब तक मुझे 1 ना मिल जाए। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब क्या होता है अगर मैं इसको n की फॉर्म में लिखूं, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पे n आया था, यानी कि 4 था तो 4 आया, 9 था तो 9 आया, n आया तो n आएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा इसका एक नंबर छोटा, यानी कि n-1, है ना भाई। और उसके बाद उससे भी नंबर छोटा, यानी कि n में से -2, और ऐसे ही चलता रहेगा कब तक? जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और है, जैसे कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं इसमें लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना इसको। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 3 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 3 × 2 × 1, है ना। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब था? 3 × 2 × 1। तो यहाँ पर जब 4 फैक्टोरियल लिखा है तो जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 4 × 3 × 2 × 1। अब आपको पता है कि ये क्या है? ये 3 फैक्टोरियल है, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, है ना। मतलब अगर मुझे इसको इसमें चेंज करना है, मतलब 4 को विदाउट फैक्टोरियल करना है, तो मतलब उसके सारे पीछे वालों का फैक्टोरियल करना पड़ेगा। ओके ना, तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये हो गया हमारा एक जनरल रिजल्ट n फॉर्म में। दूसरा रिजल्ट क्या है? n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n टाइम्स n-1 का फैक्टोरियल। बताओ, समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर होगा? बोलो बोलो, बताइए भाई। ओके, मानसी यस, अदर्स? ओके, सोनम यस, गुड़िया आप? अमित अभी अभी ज्वाइन हुआ है, ओके। यस सर, समझ आ ठीक रहा है, है। ओके ग्रेट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो जनरलाइज फॉर्म रिजल्ट हो गए हमारे पास, कि भाई एक फैक्टोरियल को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और एक फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं n-2 का फैक्टोरियल करता हूँ तो मुझे क्या लिखना है? पहले मुझे लिखना है n-2, है ना भाई। उसके बाद उसके पीछे वाली चीज, यानी कि मल्टीप्लाई बाय n-3 का फैक्टोरियल। और इसको आप और भी खोल सकते हो, n-4 n-5, और ये चलता रहेगा जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। एक एग्जांपल है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम पर। ठीक है, जो हम बताने वाले थे, जिससे हम हायर पावर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट, 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी हमेशा 1 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, इसलिए आप अगर चाहो तो आप यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो, तो समझाने बैठूंगा तो दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल कैसे 1 होता है ये नहीं समझ में आएगा किसी को, बट हाँ ये समझ में आ जाता होगा कि 1 फैक्टोरियल 1 है, क्योंकि ये 1 तक ही जाएगा भाई, है ना, बट 0 का नहीं समझ में आता। खैर, अब बाइनोमियल थ्योरम यानी बीटी की बात करते हैं, जिसका जो जनरल फॉर्मूला है वो देखो कैसा है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर किसी फॉर्मूले को हमें 1 + x की पावर n को अगर सॉल्व करना है, जिसमें n आपका कुछ भी नेचुरल नंबर्स हो सकता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या फिर हमारे पास इंटीजर्स हो सकता है। n क्या है? नेचुरल नंबर, और ये क्या है? इंटीजर।
ओके ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और होल नंबर भी देख लेते हैं। चलो अब क्या होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इंटीजर्स हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, सारे नंबर्स। ठीक है, फर्क क्या है इन तीनों चीजों में, और कौन सा नंबर इनमें इंक्लूडेड नहीं है? कौन बताएगा कि कौन सा नंबर इनमें इंक्लूडेड नहीं है? कम ऑन बताइए। एक आंसर आया, रेशनल। वेरी गुड। ठीक है, तो रेशनल या फिर हम बोले फ्रैक्शंस, वो हमारे पास इनमें इंक्लूडेड नहीं है तीनों चीजों में। तो इनके लिए एक नया फॉर्म है, ये है हमारा फ्रैक्शन। तो हमारा एन जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये सारे हम टाइप्स हो सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है मैंने, यानी कि जैसे 1/2, ठीक है ना, या फिर 4/9, ऐसी चीजें जो होती है हमारी रेशनल नंबर्स में आती है। ओके, ये भी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती हैं, और बस ये होल नंबर नहीं होते, जैसे कि पूरे नंबर नहीं होते। एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास वेरिएबल, और एक कांस्टेंट का होना जरूरी है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो हम कैसे लिखते हैं इसको, एक्स की पावर एन को हम लिखते हैं 1, ध्यान से देखना, एक्स की पावर 0, ठीक है, अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस एन एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस एन एन माइनस 1 एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड ऐसे ही सो ऑन, यानी कि एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 और फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी चीज को सॉल्व करना है तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। बट किसी के दिमाग में क्या ये चीज आ रही है कि यार ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर क्या मुझे मतलब कुछ भी चीज अगर सॉल्व करनी है तो क्या मैं उसको इन्फिनिटी तक सॉल्व करूंगा, है ना? ये चीज दिक्कत है ना, हम इन्फिनिटी तक थोड़ा सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीजें है ना, मतलब जो आगे पावर बढ़ती चली जाती है, डिवाइड में देखो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, तो डिवाइड में 6 है, डिवाइड में 2 है। हम बेसिकली इन तीनों को ही इंपॉर्टेंस देते हैं और सिर्फ 3 ही डिजिट सॉल्व करते हैं किसी भी एक्यूरेट आंसर के लिए। ओके, तो आपको इन्फिनिटी तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस 3 डिजिट सॉल्व किए और आंसर रख दिए। इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास हो गया 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब एन एक्स ही लिख दो खाली, प्लस एन एन माइनस 1 और एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारे पास इतना चीज है जिसको हम जनरलाइज रिजल्ट बोलेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है ना, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 1001 है, ओके, और उसकी पावर है 1/3। इसको सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, ओके, मानसी देयर, गुड़िया इज देयर, ओके। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो इसमें हमारे पास क्या करना होगा, पहले हमको 1 लिखना पड़ेगा, लिख दिया भाई 1। ओके, नेक्स्ट क्या है, बट देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल नहीं है। हमें एक चीज को कांस्टेंट और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मतलब इसको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, है ना भाई। इसको हम 1001 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि पावर है 1/3। एन तो ठीक है, एन अपनी जगह सही है इस टाइम, बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ गया, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब फॉर्मूले को खोलने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इस 1000 को कॉमन ले लेते हैं। देखो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इससे 1000 को कॉमन ले लूंगा ना, अंदर बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1000। ठीक है, पावर 1/3। ये चीज किसी को समझ में ना आई हो तो पूछ लेना प्लीज। मैंने इसमें से क्या किया, इस पूरे डिजिट में से मान लो ए बी प्लस सी लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें से मुझे अगर ए कॉमन निकालना है तो यहाँ से तो ए कॉमन आ जाएगा सिंपली, सिर्फ बी बचेगा। इसके पास ए नहीं था, है ना, तो इसके पास डिवाइड में ए आ जाएगा। ओके, ऐसा होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मुझे ए बी प्लस सी में से अगर ए कॉमन निकालना था, ए बी प्लस सी में से ए कॉमन निकालना था, मैंने क्या किया, इसके पास भी ए ला दिया। कैसे, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड। अब तो इसके पास ए आ गया, अब दोनों में से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं। जब ए कॉमन निकालोगे तो बी प्लस सी अपॉन ए बचेगा। अब क्लियर है? सेम टू सेम इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके पास 1000 था, है ना, इसके पास 1000 नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करा दिया। अब दोनों के पास 1000 है, 1000 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर तो एक ही था तो यहाँ 1 बचा। यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कराया गया था, तो मल्टीप्लाई जो कराया था 1000 वो बाहर आ गया, और जो डिवाइड में था वो यहीं रुक गया। ओके, क्लियर हुआ? बोलिए।
लिखिए लिखिए फटाफट। ठीक है, ओके ओके ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या हुआ, देखो 1000 इस पूरे पावर के साथ है। ठीक है, तो 1000 मतलब जो 1/3 है वो पावर इसके साथ भी है और इस पूरे के साथ भी है, दोनों ब्रैकेट के साथ। तो ये 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इसके पास भी और इसके पास भी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 1000 की पावर 1/3 है ना, मल्टीप्लाई में 1 + 1/1000 की पावर 1/3, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, अच्छा अगले में बताता हूँ, चलो। ये है हमारे पास 1000 की पावर 1/3 और हमारे पास मल्टीप्लाई में है 1 + 1/1000 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो जब हमारे पास ऐसी चीजें होती है ना बड़ी बड़ी, तो जितने जीरो होते हैं ना 10 के ऊपर उतने ही नंबर लगा दीजिए करिए। जैसे यहाँ पर 3 जीरो थे, तो यहाँ पर 10 के ऊपर मैंने उतने नंबर लगा दिए, 3 लगा दिया। 4 होते जीरो तो मैं 4 लगा देता, 5 जीरो होते तो 5 लगा देता। इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। ओके, तो मैंने बताया था अभी पावर वाले रूल में कि भाई क्या होता है, देखो जरा क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, मतलब 3 × 1/3 हो जाएगा, है ना। पावर की जब पावर होगी तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 10। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बचा बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास x जो कि एक फ्रैक्शन में, ये भी एक फ्रैक्शन में, तो आंसर बहुत सिंपल आ जाएगा हमारा आराम से। तो फॉर्मूले के हिसाब से बाइनोमियल थ्योरम के हम पहले क्या रखेंगे 1, फिर क्या करेंगे, हमने लिखा था यहाँ पे nx, n क्या है 1/3, x क्या है 1/1000। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म क्या थी, नेक्स्ट टर्म के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा n n-1, है ना भाई, n-1 इनटू कितना x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर था ना, x²/2। देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, 1 + nx हो गया जो कि 1/3 था, ये था 1/1000, एंड देन n लिख दिया 1/3, ये कितना है 1/3 - 1। ओके, एंड ये कितना हो गया हमारा 1/1000 का स्क्वायर, और अपॉन क्या है 2 है। ठीक है, तो इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 1/1000 का स्क्वायर। ओके, और सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ 3 डिजिट सॉल्व करनी है। इसको आप पूरे को सॉल्व कर लेना, ये बहुत ज्यादा लंबा बैठेगा। ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 0.0333 ऐसे समथिंग आएंगे आंसर्स। ओके, और आंसर सॉल्व होने के बाद आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब 1 + 0.00033 ऐसे करके, -0.000 समथिंग कुछ 2 ऐसे बैठेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 10.00333 तो ऐसे करके हमने एक बड़ी सी डिजिट को हमने सॉल्व कर दिया। डिजिट क्या थी, 1000 की पावर 1/3, मतलब जब 1001 को हम 1/3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको वो चीज मिलेगी। ओके, बाइनोमियल एंड हो गया, आर यू गेटिंग इट, कम ऑन। ठीक है ना, तो हमारे पास इसमें सिर्फ इतना ही था बाइनोमियल थ्योरम में। अब लॉगरिथम आ जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस पे आ जाते हैं, जो कि मतलब सबको पता होता है, बट इसका मतलब किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो आप ट्राई करना कि जो मैं पूछूं उसका आंसर दो। ओके, ट्राई करना जब पूछूं तो। पहले हम देखते हैं कि लॉग कैसे लिखा जाता है। देखो हम इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, एक n, एक ऐसा ही नंबर है नॉर्मल सा। ठीक है, देखो मैं आज सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपके, और कुछ नहीं करा रहा, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, एट ए टाइम जब हम चीजों को पढ़ते हैं ना, तो उस चीजों को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बाद में जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखो मैंने उस दिन आपको लॉग बताया था, आज वो हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके लिए ईजी पड़ेगा। पहले हमारे पास देखो बेसिकली टाइप कितने हैं हमारे पास ना, एक्चुअल में जो टाइप है वो सिर्फ 3 ही है। ठीक है, एक टाइप होता है हमारे पास मतलब नेचुरल लॉग जिसे बोलते हैं हमारे पास, नेचुरल लॉग। और ये जो हम टाइप्स बता रहे हैं, ये टाइप्स किसके बेस पर हैं, ये हमारे बेस के बेस पर है, मतलब बेस पर डिपेंड करते हैं। हमारे बेस की वैल्यू, n की वैल्यू अगर e है, e क्या है, e को हम बोलते हैं यूलर नंबर, यूलर नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसी होती है 2.14 समथिंग होती है, या 41 ऐसी होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ओके, जैसे हमारा पाई कांस्टेंट होता है ना 3.14 समथिंग, और ये चलता चला जाता है, तो ऐसे ही हमारे पास ई भी एक कांस्टेंट है, इसको हम यूलर नंबर बोलते हैं।
ओके, तो एक तो हमारे पास ये वाला हो गया। जब भी हमारे पास बेस में n की जगह मतलब कोई सा भी नंबर की जगह e आ जाता है तो हम उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और ऐसे ही इसको हम लिखते हैं ln ऑफ x। आपने बुक में हर जगह देखा होगा ln x लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है जब बेस की वैल्यू हमारी 2 हो जाती है, तीसरा जब बेस की वैल्यू 10 हो जाती है, और चौथा जब इन तीनों को छोड़कर हमारी वैल्यू सारे नेचुरल नंबर्स होती है। ओके, सारे नेचुरल नंबर्स होती है। बेस यार देखो नेगेटिव में नहीं आता है हमारे पास, लॉग उसका मतलब हमारे लिए पढ़ने के लिए लॉग ऐसा है नहीं जिसमें बेस नेगेटिव में हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी सारे नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 10, 2 और e, इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। इसको जैसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको हम न्यूमरल लॉग बोलते हैं, न्यूमरल लॉग। ओके, अच्छा, और इनको क्या बोलते हैं फिर? इनको बोलते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। अब इन दोनों में यार बेस में डिफरेंस क्यों है भाई? देखो ये जो 2 है इसको हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और जो 10 है इसको हम फिजिक्स में यूज करते हैं, इतना सा फर्क है। ओके, और ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 वाला, क्योंकि वेन एवर देर इज नथिंग इन द बेस, मतलब अगर आपको बेस नहीं पता किसी भी चीज का, वहां पे log x लिखा हुआ है, log लिखा हुआ है, मतलब ये है कि उसके बेस में 10 है। अगर नेचुरल लॉग होगा तो वहां पे साफ साफ आपको ln गिवन होगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में तो बताते ही हैं log base 2 लिखा रहता है हर जगह। ओके, तो ये चीज हो जाती है। अच्छा, अब आपके पास जरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका मतलब क्या होता है लॉग का। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं मीनिंग ऑफ लॉग एन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब देखो एक एक सेंटेंस से बताता हूं मैं। ये लिख दिया सेंटेंस हमारे पास ये है, व्हाट विल बी द पावर ऑफ एन, ओके, ऑफ एन टू गेट मी द एक्स। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब ये है कि log n x में जिसमें बेस ये है, ओके, और हमारे पास जो वेरिएबल है वो ये है, इसको हम एंगल भी बोल सकते हैं लॉग का। ठीक है, एंगल या फिर आर्ग्यूमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ n टू गेट मी द x, मतलब क्या हुआ इसका? एक एग्जांपल से समझो, log 2 4 लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द पावर ऑफ 2 टू गिव मी 4? कौन बताएगा? 2 की ऐसी क्या पावर रखूं कि मुझे 4 मिल जाए? कम ऑन, बता दो यार। ओके सोनम 2, और कोई? यू आर नॉट प्रेजेंट, ओके। गुड़िया यू हैव टू आंसर, मानसी यू हैव टू आंसर। ओके ग्रेट, गुड। ओके गुड़िया पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। और कौन है हमारे साथ? अनु, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2, इसका आंसर क्या हो गया? 2, सिंपल, बस इतना सा मतलब है इसका। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि हाँ यार इसको कैसे कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैं अगर यहाँ पर लिखूं 3 and 9, तो इसका आंसर क्या होगा आप मेरे को बता सकते हो, है ना? व्हाट विल बी द पावर ऑफ 3 टू गिव मी 9? शाबाश मानसी, बहुत फास्ट हो। ठीक है, अब भी हमारे पास 2 आंसर है। तो ऐसे करके हम लॉग का मतलब समझ सकते हैं। वेरी गुड सोनम, गुड, है ना? तो ये हमारे पास लॉग का मतलब था। इस सेंटेंस को याद रखो, आप कोई से भी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे को बताओ जरा क्या आंसर आएगा इसका? और इसका क्या आंसर आएगा? दोनों का आंसर बताओ चलो। ओके 1, ठीक है, मानसी का इसमें 1 है, और कोई? ओके सोनम 1, ठीक है, गुड। और कोई पार्टिसिपेशन करेगा भाई? गुड़िया आप बोलिए, अनु आंसर दीजिए। सेंटेंस समझ में नहीं आया क्या भाई? सर 1। ओके ग्रेट, आपका हो गया 1, शाबाश, सही आंसर है तीनों का। अब जरा इसका बताइए। मानसी का आएगा, हाँ लगा ही था। ठीक है, ओके ग्रेट, मानसी का आंसर मैं लिख नहीं रहा, आप लोग बताओ चलो क्या आंसर है। कम ऑन गुड़िया, ट्राई कीजिए। व्हाट विल बी द पावर ऑफ सर ई इसका टू भी गिव 1। मी 0? नहीं, सेम। ओके, आप बताइए चलिए। मैंने अभी आपको पावर रूल में पढ़ाया था कि एक वेरिएबल का मतलब हमारा जो नंबर है उसकी मैं ऐसी क्या पावर लूं कि मुझे 0 मिल जाए। इसका मतलब क्या है? व्हाट विल बी द पावर ऑफ ई टू गिव मी 0, है ना? तो ई की पावर ऐसी क्या रखूं कि मुझे 0 मिल जाए? तो जैसे मैंने पावर रूल में बताया था, इसका आंसर मानसी ने दिया था -इन्फिनिटी। ठीक है, तो वही इसका आंसर रहेगा -इन्फिनिटी। ओके,
इसलिए जब भी हम लॉग को लिखते हैं 0 तो उसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी ही आंसर में मिलता है। ठीक है, तो लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनिटी क्यों होती है? वो इसलिए होती है। ओके ना, समझ में आया भाई सबको? ये वाला क्लियर हो गया गुड़िया? यस सर। ओके ग्रेट। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी लॉग के लिए समझने के लिए। और मैं देखता हूँ कोई अच्छे एग्जाम्पल मिल जाए तो। ना, ऐसा कोई खास एग्जाम्पल है नहीं। ठीक है, बस ये चीज थी, ये आप अच्छे से रखिए। अब उसके बाद मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो लॉग में यूज हो जाती हैं। टाइम क्या हुआ है? 56। ठीक है, 4 मिनट है अपने पे अभी। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लॉग की। अच्छा, सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इसमें? ठीक है, पहले सिंपल वाली बताते हैं, उसके बाद अगली बताएंगे। जैसे कि ये देखो, लॉग एन एक्स लिखा हुआ था भाई, है ना भाई? आपके आंसर में जो आपके मतलब कोई से भी आपने लॉग में क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट आपके आंसर में जो है ना 2 3 4 आपके पास ऑप्शन है। इसमें नन ऑप्शन है, इसमें बोथ ऑप्शन है। पहले में दे रखा है एल एन ऑफ एक्स, मतलब इसमें बेस क्या होगा? ई होगा। ओके, बट यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था उसमें हमें पास 2 गिवन था। तो कैसे आप किसी भी लॉग को, किसी भी, एक सेकेंड, हाँ, किसी भी न्यूमेरल लॉग को कैसे आप नेचुरल लॉग में चेंज करते हो, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है ना? समझ में आया? न्यूमेरल लॉग को, न्यूमेरल लॉग क्या हो गया? जैसे मान लो बेस 2 हो गया, तो इसको मैं नेचुरल लॉग में कैसे चेंज कर सकता हूँ? ठीक है ना, इसमें। तो उसके उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला हमारे पास log n ऑफ x विल बी इक्वल टू log बेस ई एक्स अपॉन log बेस ई n। ठीक है ना? इसको देखो और सिंप्लीफाई एग्जांपल से देखते हैं कैसे। अगर मैं log 2x लिखा हुआ हूँ और इसको मुझे नेचुरल लॉग में चेंज करना है, ये एक नंबरल लॉग है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? इसको मैं लिखूंगा log e, यहाँ पे भी लिखूंगा log e, नीचे भी लिखूंगा। ठीक है, ऊपर वाले में क्या डालूंगा? x डाल दूंगा, और नीचे वाले में 2 डाल दूंगा। ये एक कांस्टेंट है। ये पूरा एक कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो x नहीं है, ये एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मान लो इसका d अपॉन डी एक्स, या फिर इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? वो सिर्फ इसी का होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो ये आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया बड़ा अच्छा वाला, जो कि आपको न्यूमेरल लॉग से नेचुरल लॉग बनाने में हेल्प करता है। और इसको आप उल्टा करके भी देख सकते हो, इस चीज की मल्टीप्लाई आप इससे करा दो, फिर आप ये बोल पाओगे कि हम नेचुरल लॉग को न्यूमेरल लॉग में चेंज कर रहे हैं। क्लियर? ओके, सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखो बाकी अब सब। जैसे कि लॉग है हमारे पास, बेस ई ले लेता हूँ, कोई से भी बेस के साथ ये वर्क करेंगे। m की पावर अगर n है तो क्या होता है? कोई सी भी पावर अगर इसके ऊपर है, जैसे हमारा क्या हो गया, ये x हो गया, और इसकी कोई पावर है, ठीक है, तो वो बाहर आ जाती है ऐसे मल्टीप्लाई में, n मल्टीप्लाई बाय log e ऑफ m। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल है, जैसे कि log बेस ई, या बेस कोई सा भी हो सकता है, सबके साथ चल जाएगा। m मल्टीप्लाई बाय n लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख देते हैं log ई एम माइनस log ई एम। ठीक, ये हो गया। और ऐसे ही हमारे साथ मल्टीप्लीकेशन वाला हो गया, तो डिवाइड वाला भी सेम होगा, बस मल्टीप्लाई आ जाएगा। जैसे कि m है ना, डिवाइड बाय n लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ई एम प्लस। ठीक है, तो ये वाला प्लस आएगा, ठीक है, इस वाले में माइनस होता है ना, log ई एम। ओके, तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं इनको। प्लस होगा ऊपर वाले में, इस वाले में प्लस होगा ना? हाँ ओके, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास 3 रूल थे। सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है वो उसी के लिए है। अच्छा, अब एक स्पेशल फॉर्मूला देख लो। ठीक है, स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल है ये। इसमें क्या होता है, जब भी हमारा लॉग फंक्शन ना, जिसका बेस ई है, ओके, अभी फिलहाल ई की बात करेंगे, बाद में चेंज कर देंगे इधर की साइड। पहले मान लो ये ई एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर ये ई एक्स लिखा हुआ है, मल्टी इज इक्वल टू वाई है, ऐसे समझ लेते हैं, वाई हो गया भाई इसके बराबर में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोथ साइड को ना, मतलब इस फंक्शन को जो कि हमारा एलएचएस में है, इस फंक्शन को जो कि हमारा आरएचएस में है, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पावर में लेता हूँ, ई की पावर में। मतलब ये क्या हो गया, ई की पावर log ई एक्स हो गया, और इधर क्या हो गया, ई की पावर वाई हो गया। ठीक है, जब ऐसा होता है तो बड़ी एक अच्छी चीज होती है, इसमें क्या हो जाता है, ये पूरा फंक्शन गायब हो जाता है भाई। ये पूरा फंक्शन गायब हो जाता है, बचता है हम पे सिर्फ एक्स, और इधर तो ई की पावर है ही। ठीक है,
तो अगर इससे आप क्या कर सकते हो, इससे देखो बहुत अच्छी चीज है ये, इससे आप क्वेश्चंस में जब भी आपको लॉग मिला हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल है और आप उस वेरिएबल को अकेला करना चाहते हो बिना लॉग के, तो आप क्या करो, बोथ साइड आप ई की पावर ले लो, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है या दूसरी साइड जो फंक्शन है वो आपका ई की पावर में आ जाएगा, और ये वाला फंक्शन आपका हट जाएगा लॉग के साथ, लॉग हट जाएगा इसमें से, बाकी सिर्फ वेरिएबल बचेगा। ऐसे करके हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। सेम केस आपके साथ किसी और के साथ भी कर सकते हो, जैसे मान लो 2 log 2 है, x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास x बचेगा। इन दोनों चीजों से आपको क्या पता चला, इन दोनों चीजों से ये ऑब्जर्वेशन मिली कि भाई हमारे पास जब ये जो बेस है, ये वाला बेस और लॉग का बेस है ना, इसको हम बेस 1 मान लेते हैं, बेस 1, ठीक है, और ये हो गया बेस 2, ओके, व्हेन या फिर इफ बेस 1 इज इक्वल टू बेस 2, ओके, ओनली देन इट कैन अप्लाई, और ई हमारे ई के साथ लॉग ई गायब हो जाएगा और सिर्फ वेरिएबल बचेगा, ओके ना, ओनली इफ बेस 1 इज इक्वल टू बेस 2, ठीक है। तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कुछ अगर नया पता चला हो तो उसके बारे में बताइएगा प्लीज, ठीक है, और कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना भाई, हम भी स्टूडेंट है अभी, ठीक है। ओके, सर आ गया, ओके थैंक यू, ओके। तो ये चीज यहाँ तक हमने सॉल्व किया आज, कल को हम देखेंगे मेथड देखेंगे, कल को हम कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हम करेंगे लाइन से, वैसे मैं आज ही करने वाला था बट इसमें ज्यादा टाइम लग गया है, ओके, तो अभी कर नहीं सकते। और प्लीज कोई लेक्चर मिस मत करना, मैं बोलता हूँ कि कुछ भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि देखो लाइव जब हम पढ़ते हैं ना तो अलग होता है। व्हेन विल बी द सेशन टुमारो, हाँ यार ये सोचने वाली बात है। देखो कल मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, ठीक है, तो आई डोंट नो कि कब मैं लेक्चर ले पाऊंगा, तो आई थिंक कल शायद ऑफ हो जाएगा क्योंकि मेरी ट्रेन भी लेट है 3 घंटा, ओके, तो मैं रात को 9 बजे तक तो मैं हॉस्टल पहुंचूंगा, ओके, तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगा सेशन लेना, ठीक है, तो सीधा हम परसों लेते हैं, ओके ना, ट्यूसडे में। बाकी मैं एक बार रिमाइंडर डाल दूंगा ग्रुप में, जितना भी आज पढ़ाया उसका पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है, अगर आप एक बार देखना चाहते हो तो आप उसको देख सकते हो, ओके। और हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसका मिस हो गया, जो लेट आए हैं वो आप पीछे जाके देख सकते हो, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, ओके ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, ओके, तो मिलते हैं परसों। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड़िया, स्वाति, यू आर नॉट देयर, थैंक यू, और अनु थैंक यू, सोनम थैंक यू, मानसी थैंक यू, ओके बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।